दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोगों का ये कहना था कि उनके इलाके में उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर एक बार रात के करीब 2 बजे दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी ये गलत फहमी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी जाती है। दरअसल उस रात अचानक से शाहीन बाग इलाके की एक गली में दिल्ली पुलिस और एनएसजी कमांडोज की गाड़ियों की आवाजाही बढ़ जाती है और फिर कुछ ही देर बाद एनएसजी कमांडोज उस गली में मौजूद अलग अलग घरों की छतों पर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के एक एसपी अपने कुछ जवानों के साथ एक घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के कुछ देर बाद ही अंदर की तरफ से एक सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ शख्स उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो शख्स दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर खड़े दिल्ली पुलिस के वो जवान पल भर में ही उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और जब तक दिल्ली पुलिस के उन जवानों के द्वारा उस शख्स को हिरासत में लेने के बाद गली के बाहर सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी में नहीं बैठाया गया, तब तक ऊपर की तरफ अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए एनएसजी के कमांडोज पूरी तरीके से अगल बगल में अपनी नजरें गड़ाए हुए थे ताकि इस कार्यवाही में किसी भी तरह की कोई भी चीज बाधा ना बन पाए। क्योंकि इनपुट ये मिला था कि जिस शख्स को वो लोग उठाने के लिए आए थे, अगर उसको वहां से उठाया गया यानी कि गिरफ्तार किया गया तो उसे किसी भी हालत में वहां से पुलिस स्टेशन या फिर किसी सीक्रेट इंटरोगेशन रूम तक नहीं ले जाया जा सकेगा, क्योंकि उसके अगल बगल में ऐसे लोगों का जाल बिछा हुआ था जो कि उसके ऊपर किसी भी तरह की आंच आने पर उसको बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते थे। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था? और अगर वो इतना ही कुख्यात और खतरनाक था तो वो शाहीन बाग की उस गली में आखिर इतने नॉर्मल तरीके से कैसे रह रहा था? और जो दिल्ली पुलिस की एनएसजी कमांडोज के साथ ये कार्यवाही की गई थी, इस कार्यवाही के पीछे क्या वजह थी? जिस शख्स को उठाया गया था, क्या वो शख्स कोई आतंकवादी था या फिर वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी वजह से कुछ बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला था? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। दरअसल उस रात दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस शख्स को उठाया गया था, उस शख्स का नाम मोहम्मद शेख था। लेकिन मोहम्मद शेख कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि पिछले कुछ दिनों से वो एक ऐसी साजिश रच रहा था जिस साजिश के तहत उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। कहने को तो वो शख्स बाकी की दुनिया की नजरों के सामने एक आम सा दिखने वाला कपड़े सिलने वाला टेलर था, लेकिन उसका ये पेशा तो उसके खौफनाक मंसूबों के ऊपर एक कवर था जिससे किसी का भी शक उसके ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन आखिर उसकी इस असलियत के बारे में दिल्ली पुलिस को भनक कैसे लगी और वो मोदी के साथ ऐसा क्या करने वाला था जिसकी भनक लगते ही दिल्ली पुलिस ने उसे रातों रात उठा लिया? दरअसल हुआ यूं था कि भारत की इंटरनल खुफिया एजेंसी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपने किसी सोर्स से यह पता चलता है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। लेकिन यह हमला कब, कहां और कैसे होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी वजह से आईबी के द्वारा इस इंटेल को भारत की इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी रॉ के साथ भी शेयर किया जाता है। अब जैसे ही रॉ के हाथों ये इंटेल लगती है तो कुछ ही टाइम बाद उसके एक एजेंट के द्वारा रॉ को पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो चोरी छुपे किसी तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में घुसने में कामयाब हो गए हैं और भारत में आने का उनका कुछ बहुत बड़ा मकसद है, जिसके लिए उन्हें पिछले कई दिनों तक पीओके वाले हिस्से में ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके साथ ही एक खबर के द्वारा यह भी कंफर्म हो गया था कि जो कुछ भी होने वाला है वो दिल्ली के अंदर ही होने वाला है, जिसकी तैयारियां दिल्ली के किसी न किसी कोने में बेहद ही गुप्त रूप से चल रही हैं। अब जब सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में ये चीज साफ हो गई कि जो कुछ भी होने वाला है वो दिल्ली के अंदर ही होने वाला है, तो जाहिर सी बात थी कि जो लोग बॉर्डर पार करके भारत में कुछ बड़ा करने के लिए आ रहे थे वो भी अब तक दिल्ली तक आ चुके थे। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि दिल्ली की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में महज उन कुछ लोगों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था और कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन तभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को उन लोगों के एक कदम और करीब पहुंचा दिया था। और वो खबर ये थी कि दिल्ली पुलिस में कुछ टाइम पहले ही एक नया लड़का भर्ती हुआ था और उसके जो पापा थे जिनका नाम महेश था, वो दिल्ली में ही एक चाय की दुकान चलाया करते थे और दिल्ली में वो जिस किराए के घर में रहते थे उनका वो घर शाहीन बाग वाले उसी इलाके में था
जिस इलाके से उस रात दिल्ली पुलिस मोहम्मद शेख को उठाकर लाई थी। और उस कार्यवाही में इस शख्स का, यानी कि महेश, जो कि दिल्ली में चाय की दुकान चलाया करता था, इसका बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल हुआ यह था कि महेश जिस घर में किराए पर रहता था, उसके ठीक सामने वाला घर मोहम्मद शेख का ही था। ऐसे में कुछ दिनों से एक चीज महेश के नोटिस में आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको महेश ने पहले कभी भी मोहम्मद के घर पर आते जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन पिछले लगभग 10 से 15 दिनों में वो लोग लगातार उसके घर में और बाहर आते जाते हुए दिख रहे हैं। दिखने में वो भी मुस्लिम ही थे, लेकिन उनकी एक्टिविटी महेश को कुछ अजीब लगती है। पहले तो महेश इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर पिछली 4-5 रातों से एक चीज हो रही थी कि रात के लगभग 2 से 3 बजे के बीच उनके घर के सामने एक वैन आकर रुकती थी और वो लोग उस वैन में बैठकर कहीं जाते थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही वापस लौट आते थे। अब क्योंकि पूरे दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में ये खबर फैली हुई थी कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ संदिग्ध लोग दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं, तो ऐसे में महेश के बेटे को भी इस बात का पता था। तो एक बार जब घर पर रहने के दौरान महेश की अपने बेटे से कुछ बातचीत हो रही थी, तो उसी बातचीत के दौरान महेश ये वाली बात भी अपने बेटे को बता देता है। अब जैसे ही उसके बेटे को ये बात पता चलती है, तो वो दिल्ली पुलिस के अपने कुछ सीनियर अधिकारियों को ये खबर देता है कि दिल्ली में जिस गली के अंदर वो रहता है, उस गली में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसके बाद ये इंटेल दिल्ली पुलिस के जरिए आईबी और फिर आईबी के जरिए रॉ तक पहुंचाई जाती है। जैसे ही रॉ के अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है, तो वो लोग इस खबर को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ शेयर करते हैं। जब तक ये सब घटनाक्रम हो रहा था, तब तक अजीत डोभाल देश के अंदर मौजूद नहीं थे। वो किसी इंटरनेशनल काम से किसी दूसरी कंट्री में गए हुए थे, पर वापस आते ही डोभाल इसी काम पर पूरी तरीके से लग जाते हैं। लेकिन बिना किसी सबूत के साइन बैग जैसे इलाके से एक शख्स को उठाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि वह इलाका एक समुदाय विशेष का इलाका था। तो ऐसे में दंगे फसाद होने के चांसेस थे। तो इस वजह से सबूत जुटाने के लिए डोभाल के द्वारा मोहम्मद शेख के ऊपर नजर रखने के लिए अपने कुछ एजेंट छोड़े जाते हैं। वो एजेंट मोहम्मद शेख के ऊपर 24 घंटे नजर रख रहे थे। इसके साथ ही अजीत डोभाल बाकी की चीजों के ऊपर भी नजर रखते हैं, क्योंकि उनको ये डर था कि हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की खबर जानबूझकर फैलाई गई हो, ताकि उनका ध्यान किसी और तरफ हो और हमला किसी दूसरी जगह पर हो जाए। अब जब उन लोगों के ऊपर नजर रखे जाने लगी, तो पता चला कि मोहम्मद शेख के घर में जिन लोगों का आना जाना हो रहा था, वो टोटल 5 लोग थे। उन 5 लोगों में से एक बूढ़ी औरत भी थी, लेकिन अब अचानक से ही वो बूढ़ी औरत दिखना बंद हो गई थी। यानी कि उस बूढ़ी औरत को छोड़कर अब सिर्फ 4 लोगों का ही मोहम्मद शेख के घर पर आना जाना हो रहा था। और फिर कुछ ही दिनों बाद उन 4 में से भी एक शख्स गायब हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो 5 के 5 लोग ही अब मोहम्मद शेख के घर पर आना जाना बंद कर देते हैं। जब उन लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि शायद वो वास्तव में ही उसके कोई रिश्तेदार थे, जो कि कुछ दिनों तक उससे मिलकर वापस जा चुके हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो लोग मोहम्मद शेख के कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि वही लोग थे जो पाकिस्तान से सरहद पार करके हिंदुस्तान में किसी आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए आए थे। और वो आतंकवादी हमला भी कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था, बल्कि एक फिदायनी आतंकवादी हमला था, जो अगर कामयाब हो जाता तो इस वक्त हम लोग हमारे देश के एक और प्राइम मिनिस्टर को खो चुके होते। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब नरेंद्र मोदी की बिहार के पटना शहर में एक रैली थी। जिस जगह पर उनकी रैली होनी थी, उस जगह पर खुशकिस्मती से महेश के उसी बेटे की ड्यूटी लगा दी जाती है, जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का वो रैली वाला कार्यक्रम था, उस दिन से लगभग 1 हफ्ते पहले ही उन लोगों को वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए भेज दिया गया था, जो कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी एजेंसीज एसपीजी और एनएसजी के साथ मिलकर उनके एक हेल्पर के रूप में काम करने वाले थे। अब कुछ सुरक्षा कारणों के चलते हम उस लड़के का यहाँ पर नाम तो नहीं ले सकते, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन जब वो वहां पर ड्यूटी कर रहा था, तो अचानक से उसकी नजर में कुछ ऐसा आता है जो कि कहीं ना कहीं उसको खटकता है। दरअसल हुआ यह था कि उस जगह पर ड्यूटी लगने से पहले, जब वो अपने पापा के साथ अपनी उसी साइन बाग वाले इलाके में अपने किराए के घर पर था, तो 1-2 बार उसने भी मोहम्मद शेख के घर पर आने जाने वाले उन 5 लोगों को देखा था।
ऐसे में उसे उन 5 लोगों की शक्ल अच्छी तरीके से याद थी। लेकिन फिर जब वो उस ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ था, जिस ग्राउंड में मोदी की रैली होने वाली थी, तो रैली होने के लगभग 5 दिन पहले ही उसे उन 5 में से वो एक बूढ़ी औरत वहां पर दिखाई देती है। उस औरत को देखकर वो कांस्टेबल सोचता है कि ये तो वही औरत है जो मोहम्मद शेख के घर पर पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही थी। अब जब पहले दिन वो उस औरत को वहां पर देखता है तो वो उस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो औरत लगातार 3 से 4 दिनों तक उसे उसी ग्राउंड के अगल बगल में भटकती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही वो एक बात और नोटिस करता है कि वो उस ग्राउंड की तरफ काफी गौर से देखती रहती थी, जैसे कि उसकी नजरें हर वक्त किसी ना किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही हों। अब जब ये चीज हुई तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को इस बात के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद जैसे ही बाकी की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पता चलता है तो आम पब्लिक में पैनिक क्रिएट ना हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सिर्फ ये आर्डर दिए जाते हैं कि रैली वाले दिन अगर वो औरत ग्राउंड के अगल बगल में कहीं पर भी दिखाई देती है तो उसे किसी भी हालत में ग्राउंड के अंदर नहीं घुसने देना है। अब जिस दिन ये चीज हुई थी उसके एक दिन बाद ही उस ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी, लेकिन लास्ट वाले दिन वो बूढ़ी औरत उस ग्राउंड के अगल बगल में किसी को भी दिखाई नहीं देती है। तो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हर किसी शख्स को यही लगता है कि शायद ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, लेकिन फिर जिस दिन रैली होनी थी उस दिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। और वो गड़बड़ी ये थी कि पहले प्लानिंग के अकॉर्डिंग जनता पहले ग्राउंड के अंदर आने वाली थी और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर आने वाले थे, लेकिन फिर मोदी रोड शो के द्वारा जनता का अभिवादन करते हुए स्टेज तक जाने का तय करते हैं। और उस रोड शो में उनके काफिले के पीछे पीछे ही ग्राउंड के अंदर जाने वाली जनता भी थी। उस पब्लिक की भीड़ से रोड पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में हर एक इंसान के ऊपर नजर रखना और उसकी तलाशी लेना बहुत मुश्किल था। और उसी भीड़ में ना जाने कैसे वो बूढ़ी औरत ग्राउंड के अंदर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसका ग्राउंड के अंदर तक पहुंचने का क्या मकसद था इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी पब्लिक के अंदर सिविल ड्रेस में जो कमांडोज थे उनमें से किसी एक की नजर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ जाती है। इसके बाद तुरंत हाई अलर्ट मैसेज क्रिएट किया जाता है और किसी भी तरीके से उस औरत को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन भीड़ का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे वो औरत लोगों के बीच से होते हुए सबसे आगे वाली लाइन तक पहुंच जाती है और ठीक उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जिस जगह के सामने से होते हुए कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री मोदी गुजरने वाले थे। पर तभी एसपीजी की एक महिला कमांडो के द्वारा उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए साइड में ले जाया जाता है। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि जिस वक्त वो कमांडो उसको साइड में ले जाना चाह रही थी उस वक्त वो बूढ़ी औरत वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलती है और जबरदस्ती वहीं पर खड़े रहने की कोशिश करती है, जिसके बाद बलपूर्वक वो कमांडो उसको वहां से खींचते हुए साइड में लेकर जाती है और फिर बाकी के कमांडोज के द्वारा उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाया जाता है ताकि पब्लिक में किसी को भी इस बात की भनक ना लगे। और फिर रैली के अंदर नारों का इतना ज्यादा शोर था कि किसी को भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ ही मिनटों में वहां पर हुआ क्या है। हालांकि तभी धीरे से प्रधानमंत्री मोदी तक भी यह खबर पहुंचा दी जाती है कि वो स्टेज से आगे पब्लिक तक न जाए, क्योंकि कभी कभार मोदी खुद से ही पब्लिक से हाथ मिलाने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए उनके बहुत करीब तक चले जाया करते थे। लेकिन इधर जैसे ही उस बूढ़ी औरत को साइड में ले जाया जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है तो तलाशी लेने वाले कमांडो के हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि उसने कपड़ों के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से एक टाइम बॉम्ब से कवर कर रखा था और उस टाइम बॉम्ब की डिजिटल स्क्रीन पर अब सिर्फ कुछ ही मिनट का टाइम बचा था। पर उस बूढ़ी औरत के पास कोई भी रिमोट नहीं था। साथ ही उसके हाव भाव और बोलचाल को देखकर भी सुरक्षा एजेंसियों को यह समझ में आ गया था कि ये कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है, बल्कि इसको तो एक मोहरा बनाकर यहां तक भेजा गया है। इसके बाद बम को रिफ्यूज करते ही उस औरत से सख्ती से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद वो सारी बातें उगल देती हैं और उसी इंट्रोगेशन में मोहम्मद शेख का नाम निकलकर सामने आता है। पता चलता है कि मोहम्मद शेख धर्म की आड़ में आतंक फैलाने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक एजेंट था। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वो फिदायनी आत्मघाती आतंकवादी हमला सफल होते ही उस बूढ़ी औरत की तरह ही वो बाकी के जो 4 लोग थे वो देश के बाकी के अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट करने वाले थे,
ताकि देश में ऐसी स्थिति बन जाए जिसको संभाला ही ना जा सके। लेकिन वो 4 लोग कहाँ थे, इसके बारे में उस औरत को कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उसी रात को सुरक्षा एजेंसियों ने शाहीन बाग के उस इलाके से मोहम्मद शेख को उठा लिया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस वक्त उसको घर से उठाया गया था, उस वक्त अगर इस काम को करने में दिल्ली पुलिस और एनएसजी के कमांडोज सिर्फ आधे घंटे भी लेट हो जाते तो मोहम्मद शेख शायद कभी भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि जिस वक्त उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया था उस वक्त वो अपने घर के अंदर हड़बड़ाहट में अपना सारा सामान ही पैक कर रहा था और वहां से फरार होने की फिराक में था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मोदी के ऊपर उनका इतने दिनों से प्लानिंग के बाद किया जाने वाला आतंकवादी हमला फेल हो चुका है। और इस फिदायनी आत्मघाती हमले के लिए उन्होंने जिसको तैयार किया था वो सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में है, तो अब उसको किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। इस बात का उसे अच्छी तरीके से अंदाजा था। लेकिन फिर उस रात उसको वहां से उठाते ही बाकी के 4 लोगों की जानकारी भी सुरक्षा एजेंसियों को लग जाती है, जिसके बाद अलग अलग शहरों से उन 4 को भी बेहद सावधानी से पकड़ लिया जाता है। और इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर होने वाले हमलों को सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा नाकाम कर दिया जाता है। और इन सब में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और दिल्ली में चाय की दुकान चलाने वाले महेश का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अगर महेश के द्वारा शुरू में मोहम्मद शेख के घर पर आने जाने वाले अनजान लोगों की इंटेल न मिलती तो शायद इस कड़ी को कभी सुलझाया ही नहीं जा सकता था, और जब तक सुलझाया जाता तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत मोटिवेट करता है।